नमस्कार, भारत एट 7 हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम लाते हैं देश भर के राज्यों की दिन भर की अहम खबरें। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर निशाने पर दिल्ली की आप सरकार। भाजपा ने 14 जगहों पर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। नेताओं ने कहा जनता से लूट हो बंद। सरकार पर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेताओं ने विधान की ओर किया मार्च। भाजपा के सीटी रवि ने कहा दलितों को न्याय दिलाना भाजपा का कर्तव्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। असम, गुजरात और यूपी में ताजा हालात के लिए जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। पाकिस्तान के बन्नू छावनी में आतंकी हमले के दौरान 12 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत। 50 से अधिक लोग हुए घायल। बन्नू कैंट में अमेरिकी सैनिकों के आगमन के बाद स्थानीय सुरक्षा कड़ी की गई। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने का किया गया फैसला। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दी जानकारी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। नेपाल की बागडोर अब केपी शर्मा ओली के हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर। और अब देखते हैं विस्तार से समाचार। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 98 दिन किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में पेश की गई। 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट पर 22 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगी। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भोजशाला के लिए लगातार 98 दिन सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में पेश कर दी। 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, ये 22 जुलाई को होने वाली सुनवाई में ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में 13वीं सदी की ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में 98 दिन चली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे रिपोर्ट आज हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। गौरतलब है कि धार जिले के भोजशाला मंदिर वर्सेस कमाल मौला मस्जिद परिसर में एएसआई टीम द्वारा अलग अलग पद्धतियों से किया गया वैज्ञानिक सर्वे हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की मौजूदगी में पूरा किया गया। अब इसी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग अलग इलाकों की निशानदेही कर खुदाई में कई विशेष अवशेष जमीन से निकाले। इसमें भोजशाला की दीवार, पिलर के साथ ही खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां तक मिलने की बात सामने आ रही है। धार भोजशाला सर्वे पर एक नजर डालें तो 11 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार के भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे कार्य करने का आदेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया था। सर्वे कार्य 22 मार्च से शुरू हुआ जो 27 जून तक यानी 98 दिनों तक किया गया। सर्वे के दौरान एएसआई की टीम ने भोजशाला परिसर के चारों ओर खुदाई भी की। साथ ही पूरे सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। सर्वे में मिले 1700 से अधिक पुरातात्विक अवशेष के सबूत रिपोर्ट में रखे गए। सर्वे के दौरान श्री कृष्ण, शिव, जटाधारी भोलेनाथ, ब्रह्मा समेत 37 देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। 15 जुलाई को एएसआई धार भोजशाला सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
धार भोजशाला मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा है कि पुरातत्व विभाग ने भोजशाला के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे कार्य करने का आदेश एएसआई को दिया था। एएसआई द्वारा ये रिपोर्ट 2 जुलाई को पेश की जानी थी, किंतु एएसआई ने नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की रिपोर्ट नहीं मिलने पर कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 15 जुलाई तक का समय बढ़ाया था। रिपोर्ट पेश होने के बाद अब कोर्ट 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। 11 मार्च 2024 को इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भोजशाला परिसर में वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था। 22 मार्च 2024 से ये सर्वे कार्य शुरू हुआ, जो 27 जून तक यानी कुल 98 दिन चला। इस दौरान हर दिन सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट तैयार की गई। इसके मुताबिक इस सर्वे में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे किया गया, जिसमें 1700 से ज्यादा पूरा अवशेष मिले, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभाल कर रखे और उनकी रिपोर्ट के साथ वो सबूत के तौर पर हाई कोर्ट में आज पेश किए। अब 22 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद ही तय होगा कि भोजशाला आखिर मंदिर है या मस्जिद। आशीष मंगल सोनी, भोपाल। और दिल्ली में महंगी बिजली पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर दिल्ली भाजपा ने आज सभी 14 बिजली कार्यालयों में प्रदर्शन किया। दरअसल बिजली खरीद समझौता, शुल्क और अन्य अधिभार लगाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर महंगी हो गई है। इस पर भाजपा, आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में बिजली के दरों में जिस तरह से बढ़ोतरी करी है, उसको लेकर आज 14 इलाकों में जो है वो बीजेपी का हल्ला बोल रहा और जिस तरह से आक्रोश दिखाई दिया वहां पर उन्होंने साफ कहा कि ये जो दरें हैं ये नाजायज हैं, गलत तरीके से बढ़ाई गई हैं और मनमाने तरीके से जनता से वसूली की जा रही है। इस पर हमने वहां पर प्रतिक्रिया ली और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहा वहां पर नई दिल्ली की सांसद ने और जनता की क्या रही राय। आप ये देखिए कि इस पे इन्होंने टोटल बिल लगा रखा 823 रुपए और 200 थोड़ा बढ़ा दे बिजली के 245 यूनिट लिखा है और 823 रुपए लिखा है। एक जगह इन्होंने लिखा है 3 रुपए यूनिट, एक जगह लिखा है इन्होंने 4.5 रुपए यूनिट। टोटल बिल बनता है 823 रुपए और जो इन्होंने अमाउंट लगा के भेजा है 2880 रुपए। तो ये है लूट बाजारी। 2000 रुपए इन्होंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। ये जो हिडन मुख्यमंत्री है, इसका काम इतनी शातिरता से काम करता है कि पब्लिक बहुत जल्दी गुमराह हो जाती है। झूठे जलावे देते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी। कौन सी चीज फ्री दे रहा है? कुछ फ्री नहीं दे रहा। हमारी जेब से लेके हमें फ्री दे रहा है। ये मल्टी लेयर घोटाला है, इसकी बहुत सारी परतें हैं। आप पीपी जो चार्जेस हैं, जो पीपी जो परचेज पावर एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, पीपीएसी चार्जेस, उसका जो एडजस्टमेंट है वो एक्चुअली इसलिए किया जाता है कि जब भी दिल्ली में या कहीं भी बहुत पीक में गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो ये पीक चार्जेस होते हैं। पिछले सालों पहले ये 1.5% हुआ करता था, इसको बढ़ाते बढ़ाते 37.5% कर दिया गया और अभी एक नया तुगलकी फरमान आया है कि 8% और बढ़ा दिया जाए, यानी कि करीब करीब 46% हो जाएगा। यानी कि दिल्ली की जनता अगर 1000 रुपए का बिल देगी तो उसमें से आधा पीपीएसी चार्ज में चला जाएगा, यानी कि दुगना बिल दिल्ली की जनता से वसूला जा रहा है। ये जो सरकार है ये वाकई में बहुत निकम्मी है। इसके जो मंत्री हैं सारे के सारे टोटली नौटंकीबाज हैं। नौटंकी के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। इनके मंत्री जो नौटंकीबाज हैं और जिस तरह से जनता का आरोप है कि इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया पब्लिक को और उनकी जेब में सीधे डकैती डाली है। कैमरा पीयूष के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और बिजली बढ़ोतरी के पीछे दिल्ली में क्या है कंपनियों के तर्क, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। अगर हम पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट के चलते बात करते हैं तो पीपीएसी की तिमाही रेट में संशोधन के चलते बदलाव किया गया है और वित्तीय बोझ में हालिया बढ़ोतरी 1 मई से लागू हुई है। अगर हम बीआरपीएल उपभोक्ताओं की बात करें तो उसके लिए पीपीएसी बढ़कर 35.83% हुआ है और 0 से लेकर 200 यूनिट खपत के लिए बेस प्राइस एडजस्टमेंट 3 से 4.07 रुपये यूनिट हुआ है और बीआरपीएल का पीपीएसी 35.83% तक बढ़ गया है। वहीं बीवाईपीएल का पीपीएसी 37.75% तक बढ़ा है। टीपीडीडीएल के पीपीएसी में 37.88% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बिजली कंपनियों के तर्क हैं और एनडीएमसी का पीपीएसी सबसे ज़्यादा 38.75% बढ़ा है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार भीषण बारिश के कारण कई राज्य बाढ़ की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। भीषण बारिश के कारण असम, यूपी, बिहार और गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी वजह से असम, यूपी और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उनसे बात की है। आफत की बारिश से राहत नहीं। असम, यूपी, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर। गुजरात में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कई हिस्सों में बारिश से नदियां उफान पर हैं। इसके मद्देनजर लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बाढ़ की स्थिति को लेकर फोन पर बात की। उन्होंने तीनों राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस बीच असम के विभिन्न हिस्सों में जलस्तर तेजी से घटने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 13 जिलों में 172 राहत शिविरों और वितरण केंद्रों में 58,000 से अधिक लोग अभी भी शरण लिए हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 90 से अधिक हो चुकी है और 18 जिलों कछार, नलवाड़ी, कामरूप, गोलाघाट, मोरीगांव, चिराग, डिब्रूगढ़, धुबरी, ग्वालपाड़ा, नौगांव, करीमगंज, कामरूप, धेमाजी, माजुली, दारंग, शिवसागर, जोरहाट, विश्वनाथ के करीब 6 लाख लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं। असम के कछार जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। 52 राजस्व सर्किल के तहत 1342 गांव अभी भी जलमग्न है और बाढ़ के पानी में 25,367 हेक्टेयर फसल भूमि क्षेत्र डूब गया है। उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वी और मध्य क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 900 से अधिक गांवों के लगभग 18 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बरेली और बस्ती सहित लगभग 18 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हमारे जनपद में जो विशेष रूप से तरबगंज तहसील के काफी सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की से एडवर्सली प्रभावित हुए और उसमें विशेष रूप से अब ये एक अच्छी बात है कि अभी तो हम लोग मतलब बाढ़ का जो पानी है वो रिट्रीट हो रहा है, लेकिन इसमें जितने विभाग हैं उनको अभी और कार्रवाइयां करने की आवश्यकता है। गुजरात के कई हिस्सों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारी बारिश के कारण कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी भर गया। इन इलाकों में पानी निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही भारी बारिश के कारण मधुबन बांध के जलस्तर बढ़ गया है। गरुड़ेश्वर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर बिहार में नदियां उफान पर हैं। जलस्तर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। पूर्वी चंपारण में लोग अपने परिवार और पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं, तो गोपालगंज में गंडक का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही बिहार में ज़बरदस्त बारिश हुई। बिहार के साथ ही नेपाल के तराई इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसका असर ये हुआ कि बिहार की कई नदियां उफान पे आ गईं और अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई नदियों का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि उनका पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को बचाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। बिहार में नदियां उफान पर हैं। जलस्तर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। पूर्वी चंपारण में लोग अपने परिवार और पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं, तो गोपालगंज में गंडक का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाली गोपालगंज में गंडक का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जिले के केसरिया और संग्रामपुर में कई दर्जन टोले और छोटे छोटे गांव प्रभावित हुए हैं। लोग अपने अपने स्तर पर बाढ़ से बचने की तैयारी कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोग जुगाड़ वाले थर्माकोल से नाव बनाकर अपने परिवार के साथ ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। प्राय जो बाढ़ आता है, जन माल की क्षति होती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। हम प्रशासन और हम सभी तैयार हैं और इसे निपटेंगे। निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ 36 गांव हो या 54 गांव हो, जितने गांव है और बाढ़ से प्रभावित है, उन गांवों को चिन्हित करके और उसमें क्षति पूर्ति का भी हम लोग सरकार से दिलाएंगे और फसल जो क्षति होगा उसका भी मुआवजा की बात करेंगे। अचानक नदी के पानी में आए उफान से लोग परेशान हैं। गांव के ही निवासी रमेश ने बताया कि उनकी लड़की की शादी 9 जुलाई को थी। उसी दिन अचानक पानी गांव में घुस गया, जिसके बाद उन्होंने प्रखंड पदाधिकारी से लेकर मुखिया तक गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक नाव खरीदी। फिर उस नाव का इस्तेमाल बेटी की शादी में आने जाने और सामान लाने के लिए किया। दूसरी ओर गोपालगंज में भले ही गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई हो, लेकिन पीड़ितों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले एक सप्ताह से लोग सड़क किनारे अस्थायी आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। इन पीड़ितों के घरों से बाढ़ का पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। खराब बा, हमने किया पूरा पानी हो गया घर द्वार में, हमने खेती बाड़ी सब दहा गई। गंडक ही नहीं बल्कि कोसी नदी के जलस्तर में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस नदी के आसपास रहने वाले लोग डरे हुए हैं। प्रशासन लगातार इन नदियों की मॉनिटरिंग कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में मॉनसून जो है वो बिहार में कमजोर पड़ेगा, तो इससे समझा ये जा रहा है कि नदियों के जल स्तर में भी कुछ कमी आ सकती है और लोग राहत की सांस ले सकते हैं। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने आज वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी उद्देश्यों के लिए निगम के धन को लूटा और कमजोर जनजातियों को बेसहारा छोड़ दिया।
कर्नाटक में भाजपा ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार बेतहाशा दामों में वृद्धि कर रही है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आम आदमी, किसान, दलित और आदिवासी विरोधी है। भाजपा ने महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। एक तरफ जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, पूरा कर्नाटक में डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ सभी तरफ KSRTC रेट बढ़ा रहा है, दूध का रेट बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया है। सो ये सरकार आने के बाद वो डेवलपमेंट तो पूरा बंद हो चुका है, और दूसरी तरफ गारंटी के नाम पे जो दाम को बढ़ा रहा है, आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं का मामला राज्य की विधानसभा में भी उठा। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगा है। गौरतलब है कि महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूर्व मंत्री बी नागेंद्र ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने कहा कि यह विपक्ष का महज पॉलिटिकल ड्रामा है। कर्नाटका वाल्मीकि निगम में जो स्कैम हुआ था, जिसके चलते कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों के लिए SC, ST, OBC वालों के पैसे को लेकर इन्होंने महर्षि वाल्मीकि में स्कैम किया था, जैसे बीजेपी वालों का आरोप है, जिसके लिए इन्होंने निरंतर अपनी प्रतिभटन का प्रदर्शन करते हुए आज हम कर्नाटका के विधानसभा में है। यहाँ पर मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है, आज पहले दिन का सेशन था। इसके पूर्व बीजेपी वालों ने महर्षि वाल्मीकि के पुतले के पास जाकर वहां से लेकर विधानसभा तक पैदल चलकर इन्होंने प्रतिभटन का आयोजन किया, जिसमें भाग लिया था। कैमरामैन सुधाकर के साथ मैं हूं शुभा। और अब वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल में 29 जून से श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर की सुविधा भी प्रदान की गई है। दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा मुहैया कराए जाने से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा काफ़ी सुविधाजनक और सरल हो गई है। हर साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होते ही विपरीत मौसम और दुर्गम पहाड़ी रास्तों की वजह से श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस साल अमरनाथ यात्रा में आने वाली श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुगम बनाने के लिए राहत कैंप, चिकित्सा सुविधा, खान पान की व्यवस्था, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए पालकी, खच्चर और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर की सुविधा भी प्रदान कराई जा रही है। दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा मुहैया कराए जाने से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा काफी सुविधाजनक और सरल हो गई है और इससे श्रद्धालु काफी खुश हैं और प्रशासन को धन्यवाद भी दे रहे हैं। यहाँ पे सर 6 हेलीकॉप्टर हैं, 3 ग्लोबल वेक्ट्रा के हैं और 3 एरो के हैं। बहुत बेनिफिट है। ओल्ड एज सिटीजन बहुत आराम से जा सकते हैं, जिसको फर्स्ट टाइम जाना है वो बहुत आराम से जा सकता है। प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। हेलीकॉप्टर की जो सेवा इन्होंने शुरू की है, एक बहुत ही नायाब, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा किया गवर्नमेंट ने। इससे फायदा तो बहुत लोगों को हुआ, जो लोग बिल्कुल जा भी नहीं सकते थे। प्लस 50 एज वाले कितने लोग ऐसे हैं जो मन मार के रह जाते थे। हेलीकॉप्टर शुरू होने से उनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। हेलीकॉप्टर का एक इतना अच्छा फायदा ये भी है कि कई बुजुर्ग भी आराम से जा सकते हैं। पेशेंट है, कोई है, पैदल जाना थोड़ा मुश्किल यात्रा है, तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने कि हम हेलीकॉप्टर से जाएं और बाबा के दर्शन करके अपने इच्छा पूरी करें।
इस साल श्री अमरनाथ यात्रा में बालटाल और पहलगाम से हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी, जो करीब 52 दिन चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा और इंटरव्यू में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने के मामले की जांच संभाल ली है। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी, पूर्व सेक्रेटरी जीवन किशोर और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला 2020 से 2022 का है, जब आयोग पर कथित रूप से भर्तियों में अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने के आरोप लगे थे। आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन, तत्कालीन सचिव और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और सीजीपीएससी के विभिन्न अधिकारियों समेत अन्य ने कथित रूप से अपने पदों का दुरुपयोग करके अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों और परिचितों को 2020 से 2022 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न पदों के लिए नियुक्त किया, जो कथित रूप से अयोग्य थे। सीबीआई ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर इस मामले को टेक ओवर कर जांच शुरू कर दी गई है और इस क्रम में कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है। ये मामले इसी साल ईओडब्ल्यू, एसीबी, रायपुर और बालोद जिले के अर्जुंडा थाने में दर्ज किए गए थे। उधर तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद डीएमके सरकार लगातार घिरती जा रही है। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी की मुठभेड़ के दौरान मौत को लेकर मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता राज्य सरकार और पुलिस बल पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरोप लगाया है कि आर्मस्ट्रांग की हत्या में डीएमके से जुड़े लोगों का हाथ है, इसीलिए तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्नामलाई ने हत्याकांड की जांच को भटकाने का आरोप भी राज्य सरकार पर लगाया है। हत्या आरोपी की मुठभेड़ में मौत को लेकर पुलिस जो कहानी बता रही है, उस पर भाजपा के साथ साथ एआईएडीएमके भी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एआईएडीएमके के महासचिव और विपक्ष के नेता पादी के पलानीसामी ने पूछा है कि जांच के नाम पर हत्या के आरोपी को जिस जगह ले जाया गया, उससे पहले पुलिस टीम ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए? इस दौरान बुनियादी प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया गया? जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान आज से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसमें विशेष रूप से शहर की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने का कार्य गोपालपुरा मोड़ से शुरू किया गया है और वहीं कल मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से श्यामनगर थाने होते हुए अजमेर रोड तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इस संबंध में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में 51 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।